हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फ्री कोचिंग। मैं हूं ब्यूटी गुप्ता। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 3 आत्मकथ्य के सभी प्रश्न अभ्यास करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में इस चैप्टर को डिटेल में एनिमेशन के थ्रू विथ वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किया था एंड आज हम इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला प्रश्न है, कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? या फिर ये भी इसके बदले क्वेश्चन हो सकता है कि वे क्या कारण है जिनकी वजह से कभी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। तो इन दोनों प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि वो क्या क्या कारण थी जिसकी वजह से कभी अपने आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथा लिखकर वो खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता है। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समझ व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। इन्हीं कारणों से कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। यहाँ पर कवि कई कारण देते हैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखने का। तो पहला कारण देखते हैं कि अगर वो आत्मकथा लिखेंगे तो जो दुनिया वाले हैं उनकी दुर्बलताओं कमियों का बारे में जान जाएंगे, क्योंकि क्या क्या दुर्बलता है, क्या क्या कमियां हैं, वो सब लोगों को पता चल जाएगा। दूसरा कारण बताते कवि कि वो खुद को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। वो अगर आत्मकथा लिखेंगे तो लोग उन्हें विशेष समझने लग जाएंगे कि वो विशेष व्यक्ति है। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो स्वयं को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ही रखना चाहते थे। तीसरा कारण ये बताते कवि कि अगर वो आत्मकथा लिखेंगे तो दुनिया उनका जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें हैं उसका वो मजाक उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे। इसलिए वो अपना व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते हैं। यही कुछ कारण हैं जिसकी वजह से कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? हमारा उत्तर हो जाएगा, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता है। अपनी छोटी सी कथा को बड़ा आकार देने में वे असमर्थ है। वे अपने अंतर्मन को लोगों के समझ प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं। आत्मकथा प्रायः जीवन के उत्तरार्ध में लिखी जाती है, परंतु अभी जीवन में ऐसा समय नहीं आया है। कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वो लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। इन्हीं कारणों से कवि ऐसा कहते हैं कि अभी आत्मकथा लिखने का समय नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो कवि कह रहे हैं कि अभी आत्मकथा लिखने का समय नहीं हुआ है, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि कवि को यहाँ पर लगता है कि अगर वो आत्मकथा लिखेंगे तो उनकी जो पुरानी बीती हुई बातें हैं उनसे उन्हें दुख ही मिलेगा, दर्द ही मिलेगा। इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि उनका जो कथा है वो काफ़ी छोटी है, उनको बड़ा करके कैसे बताएँ लोगों को? कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, इतना कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, मुझे कुछ उपलब्धियाँ मिली ही नहीं है कि मैं लोगों को अपने आत्मकथा लिख के बताऊँ। और कवि आगे कहते हैं कि मुझे तो ऐसा कोई उपलब्धि ही नहीं मिला है, जिसे वो लोगों के सामने रखकर उन्हें प्रेरणा दे सके या फिर उन्हें मोटिवेट कर सके। इसलिए कवि कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है मेरे आत्मकथा लिखने का। ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर। स्मृति को पासे बनाने से कवि का क्या आशय है? या फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पासे का क्या अर्थ है? स्मृतियां कवि के लिए किस प्रकार पासे बनी है? तो उत्तर हो जाएगा, कवि की प्रेयसी उनसे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उनकी स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का संबल अर्थात सहारा बनाना चाहता है। अतः स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे से है। तो उत्तर हो जाएगा कि तो जो हमारे कवि थे उनकी जो प्रेयसी थी यानी पत्नी थी, वो दूर हो चुकी थी, मतलब उनका मृत्यु हो गया था। तो कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उनकी स्मृति थी, मतलब कवि के मन मस्तिष्क में उनके मन में अब केवल उनकी स्मृति उनकी यादें ही बची हुई है उनकी पत्नी के लिए। वही यादें अब कवि के जीने का सहारा बन चुकी है। इसलिए यहाँ पर जो कवि पार्शियल वर्ड यूज कर रहे हैं उसका आशय ये है कि स्मृति के सहारे, यादों के सहारे जीना। ठीक है? अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर कि भाव स्पष्ट कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो उत्तर हो जाएगा, उक्त पंक्तियों का भाव ये है कि कवि को वो सुख नहीं मिल सका जिसकी वो कल्पना कर रहे थे, उन्हें वो सुख मिलते मिलते रह गया।
अर्थात इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वो अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उन्हें तो वो सुख मिला ही नहीं जिसका वो सपना देखते थे। वो जो सुख है वो मिलते मिलते ही रह गया, मतलब वो उन्हें सुख पूरा मिला ही नहीं, बस थोड़े से मिलके वो खत्म हो गया। इसका अर्थ ये हो रहा है कि दुनिया में सुख छलावा मात्र, मतलब हमारा जो दुनिया में जो सुख होते हैं वो थोड़े ही दिन के लिए होते हैं, बस थोड़े ही समय के लिए रहते हैं। उसके बाद वो काफ़ी जल्दी चले जाते हैं। मानो जिस प्रकार से स्वप्न जल्दी से खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो सुख होते हैं वो थोड़ी ही देर के लिए होती है और वो जल्दी ही खत्म हो जाती है, चली जाती है। तो यहाँ पर कवि इन 2 पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ख नंबर, इसका भी हमें भाव स्पष्ट करना है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो उत्तर हो जाएगा कि उक्त पंक्तियों का भाव ये है कि कवि की प्रिय अत्यंत सुंदर थी, मतलब उनकी जो पत्नी थी वो काफी ज्यादा सुंदर थी। उनके कपोल अर्थात गाल, कपोल मतलब क्या होता है, गाल होता है, ठीक है। तो उनके कपोल अर्थात तो उनके गाल इतने लाल, सुंदर और मनोहर थे कि प्रातःकालीन उषा भी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लालिमा इन्हीं कपोलों से लिया करती थी। अर्थात उनकी पत्नी के लाल गाल सूर्य की लालिमा से भी बढ़कर सुंदर थे। अर्थात यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रातः काल जो सुबह के लाल लाल सूर्य होते हैं उनसे भी ज्यादा सुंदर उनकी पत्नी के वो लाल गाल है। तो इन दो पंक्तियों में कवि अपनी प्रेयसी अर्थात पत्नी की सुंदरता की तुलना सुबह के लाल सूर्य से करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर। उज्ज्वल गाथा कैसे गाओ मधुर चांदनी रातों की, कंथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर जो कवि कह रहे थे कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाओ मधुर चांदनी रातों की, तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं ये हमारे यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, कवि ये कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ बिताए गए क्षणों को वो सबके सामने कैसे प्रकट करे। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि जो अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हुए पल थे वो आत्मकथा में लिखकर लोगों के सामने कैसे मैं प्रकट करूँ, कैसे लोगों को बताऊँ? जीवन के कुछ अनुभवों को गोपनीय रखना ही उचित होता है। हमारे जीवन में कुछ-कुछ ऐसी बातें हैं, तो हमें गोपनीय ही रखना चाहिए, उसको सीक्रेट ही रखना चाहिए। ऐसी स्मृतियों को वो सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हँसी नहीं उड़ाना चाहता है। तो कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि अपनी यादों को बताकर लोगों को अपना मज़ाक नहीं उड़ाना चाहते वो। अतः वो अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि उनकी जो अच्छी-अच्छी यादें हैं, वो खुद तक ही रखना चाहते हैं, वो लोगों को नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण सहित लिखिए। या फिर ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि आत्मकथ्य कविता के कला पक्ष पर प्रकाश डालिए, या फिर आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे तीनों जो प्रश्न है उसमें एक ही बात पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर आत्मकथा लिखी गई उसकी जो काव्य भाषा है उसकी हमें विशेषताएं बतानी है, उसके बारे में हमें पर बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषता निम्नलिखित है। तो क्या क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। ये जो हमारा कविता है आत्मकथा, उसमें कवि ने खड़ी हिंदी बोली भाषा का प्रयोग किया है, जैसे कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। दूसरी विशेषता है कि अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने कविता के बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ये जो हमारी कविता है आत्मकथा, उसमें जो कवि के मन की भावें थी उसे लोगों को अच्छे से समझाने के लिए, सजीवता लाने के लिए उन्होंने अपनी फीलिंग को दूसरे चीज से तुलना की। जैसे कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो लाल लाल गालें थी, सुंदरता थी, वो किससे तुलना की गई है? सुबह की लाल किरणें से की गई है। मतलब कोई एक बात को दूसरे चीज से कंपेयर करना। तो यहाँ पर कवि अपनी पत्नी की जो सुंदरता है उसका कंपेयर कर रहे हैं किसे? सूरज की किरणों से। इसलिए इससे क्या हो रहा है कि जो कवि के मन की भावना है उसमें सजीवता आ जा रही है, उसमें जान आ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक विशेषता बन रही है। अगली विशेषता है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है।
ये विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊ में, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाओ में। तो यहाँ कवि ने विडंबना, प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य में सुंदरता आई है। ये जो हमारी कविता है आत्मकथा, इसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी ने काफी नए नए शब्दों का प्रयोग किया है। जिस प्रकार से विडंबना हो गया, प्रवंचना हो गया, नवीन हो गया। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे काव्य है ये आत्मकथा, वो और भी सुंदर लग रही है। ठीक है? तो अगली विशेषता है कि अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। ये जो हमारा काव्य है आत्मकथा, इसमें कवि ने काफ़ी ज़्यादा अलंकारों का भी प्रयोग किया है। जैसे कि खिलखिलाकर, आते-आते में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अरुण कपोलों में रूपक अलंकार, मेरी मौन, अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा काव्य है आत्मकथा, उसमें कई अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, जिससे इस काव्य की सुंदरता और बढ़ जा रही है। ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो कवि थे, जो खुद के सुख से भरी हुई स्वप्न देखे थे, वो किस प्रकार से सपने देखे थे, वो इस कविता में कैसे बताया जा रहा है, वो हमें यहाँ पर पूछ रहा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, उसे वो अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त करता है और कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते-जाते मुस्कुराकर भाग गई। अतः उसे उसका सुख नहीं मिल सका, जिसे वो सुख समझता था। वो स्वप्न रूपी छलावा थी, जो अस्थायी रूप से उसके जीवन में आई थी। यहाँ पे कवि का जो सुख का स्वप्न है, वो उनकी पत्नी के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उनकी जो पत्नी के साथ उन्होंने अपना सुख भरे जीवन का स्वप्न देखा था कि उनकी पत्नी के साथ वो अपना आगे के लाइफ को स्पेंड करेंगे, काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। लेकिन उनका क्या होता है कि काफ़ी कम समय में उनकी जो वाइफ़ थी, उनकी जो पत्नी थी, उनका निधन हो जाता है, उनका मृत्यु हो जाता है। जिस वज़ह से उनका जो वो सुख भरे पलों का जो उन्होंने स्वप्न देखा था, खत्म हो गया। तो उन्हें वो सुख नहीं मिल पाए जिसे वो सुख समझते थे। उन्हें वो एक छलावा जैसा लग रहा है कि वो बस मेरे सपने में आई और सपने में ही चली गई। ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तिगत की जो झलक मिलती है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा, इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तिगत की जो झलक मिलती है, वो अत्यंत संवेदनशील, आत्मिक रूप से कोमल और गहराई के भावुक मन वाले व्यक्ति की है। वे अपने जीवन के अनुभवों को बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं और हर छोटी बात में भी गहरा भाव खोज लेते हैं। कविता में पता चलता है कि प्रसाद जी का हृदय सीधा साधा, दयालु और निश्छल था। वे अपने अतीत को स्मरण करते हुए कभी दुखी होते हैं, कभी स्वयं को समझाने का प्रयास करते हैं। उनके भीतर एक ऐसा संवेदनशील मन था जो दूसरों के सुख दुख को महसूस कर सकता था। कठिनाइयों के बावजूद वे जीवन से प्रेम करते थे और उसे सुंदर रूप से देखने की इच्छा रखते थे। कविता में बार बार ये एहसास होता है कि प्रसाद जी के मन में गहन करुणा, सौम्यता और आत्मविचन अर्थात अपने भीतर झांकने की शक्ति भी थी। वे मानवीय भावनाओं को बड़ी सरलता और सत्यता से व्यक्त करते हैं। ठीक है? जब इस उत्तर में बोला जा रहा है कि जो हमारे कवि थे जयशंकर प्रसाद जी, वो काफ़ी ही एक संवेदनशील, आत्मिक आदमी थे और काफ़ी भावुक आदमी थे। वो खुद को काफ़ी छोटा व्यक्ति समझते थे, उनमें घमंड थोड़ा-सा भी नहीं था। कविता से हमें पता चलता है कि जो प्रसाद जी का जो हृदय था, वो काफ़ी ज़्यादा सीधा-साधा, दयालु और निश्छल था, मतलब उनमें छल-कपट था ही नहीं। और हमें इस कविता के थ्रू ये भी पता चला कि जो कवि थे, वो अपनी पुरानी यादों को याद कर कभी दुखी हो जा रहे थे, कभी खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहे थे। इतनी परेशानियों के बावजूद भी कवि अपने जीवन से काफ़ी प्रेम करते थे और उसे अच्छे से जीने की इच्छा भी रखते थे। इस कविता से हमें ये भी लगता है कि कवि के खुद के भीतर झाँक के देखने का भी शक्ति है। वो खुद को समझ पा रहे थे काफ़ी अच्छे तरीके से। जो मनुष्य के अंदर की भावनाएँ होती है, वो काफ़ी अच्छी सरलता से, काफ़ी सिंपल वे से वो लोगों को व्यक्त करके बता पा रहे थे। तो हमें यही विशेषताएँ प्रसाद जी के बारे में यहाँ पर पता चलती है इस कविता के ज़रिए, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर कि आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आप खुद से लिखने का ट्राई कीजिएगा, फिर भी मैंने यहाँ पर एक खुद से यहाँ पर आंसर रेडी किया है। नीचे कुछ महान व्यक्तियों की आत्मकथा का उल्लेख किया गया है, हमें उनकी आत्मकथा पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ महान व्यक्तियों की आत्मकथा के बारे में उल्लेख किया है, जिससे हमें क्या-क्या शिक्षा मिलेगी वो भी मैंने यहाँ पे बताया है। तो पहला नंबर में हमारे महात्मा गांधी जी आते हैं,
कि हमें महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़नी चाहिए। इससे हमें सत्य तथा अहिंसा के महत्व की जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर पे हमारे भगत सिंह। तो भगत सिंह की आत्मकथा को पढ़ने से हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। तीसरा है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा। तो प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है। एक महान साहित्यकार के रूप में हमें उनकी आत्मकथा पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3 महान व्यक्तियों का जिक्र किया है जिसकी आत्मकथा पढ़ने से हमें काफ़ी जानकारी और शिक्षा मिलेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हलदर की आत्मकथा आलू अंधारी बहुतों के द्वारा सराही गई। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। तो इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपना आत्मकथा लिख सकता है। आत्मकथा लिखने के लिए कुछ बड़ा हो ये जरूरी नहीं है। हरियाणा राज्य में गुड़गांव में एक घरेलू सहायिका थी जो खुद का एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बेबी हलदर और उस आत्मकथा का नाम था आलो अंधेरी, जिससे काफी ज्यादा सराही मिला गया, जिस आत्मकथा को काफी ज्यादा प्यार मिला, काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। तभी प्रश्न में कहा जा रहा है कि आत्मकथात्मक शैली में आप खुद के बारे में भी कुछ लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से ही लिखना है और मुझे कमेंट करके बताना है इसका उत्तर। ठीक है, इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे हेल्प कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बीच के एनसीईआरटी आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। एंड अगर आपको हिंदी के बाकी चैप्टरों के एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो चाहिए तो राइट साइड की हिंदी प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए एंड इस चैप्टर के डिटेल एनिमेशन वीडियो को देखने के लिए लेफ्ट साइड की वीडियो को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।